उनसे निवेदन करूंगा कि आज का जो वेबिनार है, जिसका विषय हमने आदिवासी विमर्श, दर्शन और संस्कृति रखा है, उसके ऊपर मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। सम्माननीय डॉक्टर गंगा सहाय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज जी आ रही है? सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, आ रही है। आदरणीय प्रोफेसर करुणा जोशी जी, सर सुन पा रही। कुलदीप जी बहुत नमस्कार। लेकिन आपसे आग्रह है कि म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर ली? ठीक, बिल्कुल बिल्कुल सर। आयोजन समिति, महाविद्यालय के मेरे मित्रों और प्रिय साथियों, मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। सबसे पहले कि उन्होंने मुझे अपनी बात साझा करने का अवसर दिया। आप सबको विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। विश्व आदिवासी दिवस के इतिहास के बारे में बहुत संक्षेप में बताया गया कि 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस तरह का फैसला लिया कि हम आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उनके लोगों को जागरूक करने के लिए साल में एक दिन ऐसा मनाएं जब हम जो आदिवासियों को केंद्रित हो, आदिवासियों पर केंद्रित हो। उन्होंने 9 अगस्त का दिन इसलिए चुना कि 9 अगस्त 1982 को यूनाइटेड नेशंस वर्किंग कमेटी ऑन इंडिजिनस पीपल पहली बैठक हुई थी। उस बैठक की याद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त के दिन को चुना। और हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल विश्व आदिवासी दिवस के लिए एक थीम देता है और उस थीम पर खुद आयोजन करता है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आयोजन होते हैं। उस थीम का लक्ष्य यही होता है कि हम आदिवासियों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर लोगों को जागरूक करें, उनके अधिकारों के प्रति सचेत करें और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी संवैधानिक प्रावधान हो सकते हैं उनकी वकालत करें। इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बार के आदिवासी दिवस की थीम इस प्रकार रखी है, लीविंग नो वन बिहाइंड, इंडिजिनस पीपल्स एंड द कॉल फॉर ए न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस थीम के पीछे संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो वजह बताई है वो इस प्रकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सोचना है कि हालांकि हम 2-3 दशकों से आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है कि खास तौर पर पेंडेमिक के दौर में, महामारी के दौर में ऐसे जिन पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट से वो बंधे हुए हैं, यानी जो संवैधानिक प्रावधान है, सामाजिक संरचना है, वो आदिवासियों के हित के अनुकूल नहीं बन पा रही है
वो आदिवासियों के लिए पर्याप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का इशारा इस तरफ है कि आदिवासियों के लिए जितने प्रावधान किए जाने चाहिए थे विभिन्न देशों के संविधानों और कानूनों में, वो प्रावधान नहीं हो पाए हैं। भारत के साथ दूसरी कहानी है। भारत में मेरे ख्याल से पिछले अगर 5-7 साल को छोड़ दें, जब देश भर के आदिवासी एकजुट हो रहे हैं, आदिवासी दिवस मना रहे हैं, आदिवासियों के बारे में दूसरा तो छोड़ दीजिए, कोई आदिवासी भी नहीं सोच पाते। आदिवासी यहाँ कभी चिंतन के केंद्र में नहीं रहे। आदिवासियों के संवैधानिक प्रावधानों की रक्षा करने की अगर कोई कोशिश करता है, संवैधानिक प्रावधानों से ज्यादा अधिकारों की वकालत यूनाइटेड नेशंस कर रहा है, लेकिन सिर्फ संवैधानिक अधिकारों की बात अगर कोई करता है तो उसको माओइस्ट कह करके, नक्सलाइट कह करके जेल में डाल दिया जाता है। आप पत्थलगड़ी मूवमेंट को देख लीजिए। पत्थलगड़ी आंदोलन करने वाले लोग, वो कोई चीन का संविधान भारत में लागू करने की बात नहीं कर रहे थे, वो भारत का संविधान ही भारत में लागू करने की बात कर रहे थे। आदिवासियों ने अपनी एक पुरखा परंपरा के मुताबिक अपने गांव के बाहर एक पत्थर लगा दिया बड़ा, और उस पत्थर पर उन संवैधानिक प्रावधानों को लिख दिया जो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों और धाराओं में वहां पर दर्ज है कि जैसे 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों के अधिकार, 6ठी अनुसूची के क्षेत्रों के अधिकार, सिर्फ उन अधिकारों को लागू करने की मांग आदिवासी लोगों ने की और कहा कि ये 5वीं और 6ठी अनुसूची के अनुसार ये हमारे रेस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, इनमें आप तभी घुस सकते हैं जब आप स्थानीय पंचायत से, स्थानीय शासन से अनुमति लें। अब बाहर के लोग तो चूंकि आदिवासियों के बारे में कभी सोचते नहीं, वो तो उनको अपने समान नागरिक भी नहीं मानते। उनको लगा कि आदिवासी ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमारे गांव में घुसने के लिए पहले आपको अनुमति लेनी होगी। किसी को भी लग सकता है ये, लेकिन इसके लिए चूंकि हम सब पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम थोड़ा पढ़ें उसके बारे में कि आदिवासियों के अधिकार क्या हैं, दुनिया भर में आदिवासियों की स्थिति क्या है, और क्या आदिवासी ऐसा कह सकते हैं कि वो अपने गांव में किसी बाहरी को तभी घुसने देंगे जब स्थानीय पंचायत उसकी अनुमति देगी। तो मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ न केवल इसकी वकालत करता है बल्कि इसको लागू करने की भी बात करता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, जब आप आदिवासी मसलों पे बात करना शुरू करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आदिवासियों की मुक्ति कैसे हो। अब आदिवासी मुश्किल में है, ये बात तो समाज विज्ञान के लोग भी कहते हैं, ये बात जो लैंग्वेज लिटरेचर के हमारे जैसे लोग हैं वो भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि भाई आदिवासियों के साथ में बराबरी का बर्ताव नहीं होता या आदिवासियों के साथ समस्या है। लेकिन आदिवासियों की मुक्ति कैसे होगी, आदिवासियों के सामने रास्ता क्या है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इसके साथ ही हमने अपने लोकतांत्रिक विकास में जो रास्ता चुना है वो रास्ता कितना अनुकूल है आदिवासियों के, ये भी इस प्रश्न पर भी हमको साथ साथ विचार करना है। जब ब्रिटिश भारत था तो जो अंतरिम सरकार काम कर रही थी आजादी से पहले, उस वक्त श्रम मंत्री डॉक्टर अंबेडकर थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनके वक्तव्यों को और बाद में नेहरू के वक्तव्यों को अगर हम मिलाकर के पढ़े तो ज्यादातर लोग ये चाहते थे कि भारत का बहुत तेजी से औद्योगिक विकास हो, जिसके माध्यम से हम दुनिया में
एक नई ताकत के साथ उभर सके। जवाहरलाल नेहरू तो कहते थे कि ये उद्योग धंधे आधुनिक भारत के मंदिर हैं। अब औद्योगिकरण बहुत तेजी से शुरू हुआ और उसी वक्त ये राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया, जो राष्ट्रवाद की प्रक्रिया, ये भी शुरू हुई। तो अब दुनिया भर के राष्ट्र राज्यों का इतिहास आप देखें जहां पर आदिवासी आबादी है, तो आप देखेंगे कि उनकी सबसे बड़ी डिमांड स्वायत्तता की रही, क्योंकि उनका मानना है, और जो सच भी है, कि वो चाहे उनका दायरा छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन वो बाहरी समाज से पृथक रहे हैं। उनके अपने कबीले, अपनी जगह, अपने जंगल, अपने इलाके रहे हैं, वहां पर वो अपने ढंग से जीते आए हैं। अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट या दूसरे समाज विज्ञानी उसको पिछड़ा कहें, वो जंगल में रहते हैं, या कोई खास विचारधारा के तहत उनको वनवासी कहें, जंगली कहे, ये अलग मसला है। लेकिन जंगलों में रहना और अपने ढंग से रहना, अपने ढंग से जीना, ये आदिवासियों का अपना चुनाव था। और उनकी मांग यही है कि वो अपने ढंग से अपना विकास चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस मांग की वकालत करता है। वो आत्मनिर्णय के अधिकार की वकालत करता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन की वकालत करता है। अब ये कैसे लागू हो और क्या ये एक सही रास्ता है, क्योंकि आदिवासी दर्शन और संस्कृति विषय रखा गया है, लेकिन विश्व आदिवासी दिवस पर जो सबसे मौजूद जो मुद्दा है, सबसे जरूरी जिस विषय पर बात करना है, वो यही है कि आदिवासियों के लिए आगे का रास्ता क्यों, क्योंकि आगे का रास्ता क्या, क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि उनको आप स्वायत्तता का अधिकार दीजिए, उनके क्षेत्रों में दखल करना बंद कीजिए, तो निश्चित तौर पे आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि खुद तो देखो दिल्ली में रह रहे हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए सुविधाएं चाहिए, लेकिन आदिवासियों को जंगलों में रखना चाहते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे लोगों का ऐसा सोचना है जो किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, उनका भी ऐसा बहुत सारे लोग उनमें भी मिल जाएंगे कि नहीं अब तो। और खुद यूनाइटेड नेशंस के दस्तावेजों को देखे तो कहीं पे आपको एक ऐसा इशारा सा दिखाई पड़ेगा कि भाई अब और कोई रास्ता नहीं आदिवासियों के सामने, अब आदिवासियों को सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम में शामिल होना हो, और जो मुख्यधारा की संस्थाएं हैं उनमें उनको अपनी भागीदारी करनी होगी और उसी ढंग से अपना विकास करना होगा। फिर संयुक्त राष्ट्र जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है, आत्मनिर्णय की या स्वायत्तता की बात करता है, फिर वो क्या है, क्या वो प्रैक्टिकली कहीं संभव हो पाया या संभव है, और भारत में उसको हम किस रूप में देख सकते हैं और उसकी आवश्यकता क्या है। आप ये कल्पना करिए कि आपके पास में एक छोटा भूखंड है, जयपुर में या उदयपुर में, या कहीं 200 गज का, 300 गज का, 400 गज का या 150, जितने भी गज का। आपके भूखंड के बारे में कोई बाहरी व्यक्ति आए और वो कहे कि ये तो आपका नहीं है, ये तो राष्ट्र की संपत्ति है, और आपको अगर कुछ करना है इसमें तो आपको यहाँ पर आपको मंदिर बनाना होगा, या यहाँ पे आपको मस्जिद बनानी होगी, या यहाँ पर यहाँ तो एक फैक्ट्री लगेगी, आप जाओ यहाँ से। तो आपको कैसा लगेगा? आप सोचेंगे कि यार मैंने तो 10 साल की अपनी सेविंग लगा करके एक प्लॉट खरीदा, और उस पर कोई दूसरा आदमी आकर के कैसे कह सकता है, तो वो आपके घर में आकर कहे कि नहीं आपको ये जो आप कपड़े पहन रहे हो ये ठीक नहीं है, आपको हमेशा चाहे चाहे आप राजस्थान में रहते हैं लेकिन आपको हमेशा कोट पैंट पहनना होगा, क्योंकि सभ्यता की यही मांग है कि अगर आप सभ्य है, आप प्रोफेसर है, तो आपको तो कोट पैंट हमेशा पहनना चाहिए। आप कहेंगे भाई गर्मी बहुत है यार, यहाँ पे कैसे पहन सकते हैं, हम 24 घंटे एसी में तो रहते नहीं है। नहीं नहीं, आपको पहनना होगा, ये तो ड्रेस कोड।
हमेशा पहनना होगा आपको। जब भी आप घर से बाहर निकलोगे, आप कोट पैंट में, आप सब्जी लेने जा रहे हो तो भी आपको सिल रहना। आपको बहुत अटपटा लगेगा। कोई कहे आपसे कि आपके पास तो सिर्फ आप आईफोन रख सकते हैं और कोई फोन नहीं रख सकते, क्योंकि पढ़े लिखे सभ्य और विकसित लोगों की यही पहचान है। आपके घर में iMac होना चाहिए, iPad होना चाहिए, एप्पल का फोन होना चाहिए, और कोई फोन नहीं। कल्चरल अटैक है, सांस्कृतिक हमला है, वो दिखाई नहीं पड़ता सीधे से। सांस्कृतिक हमला कैसे होता है? आप देखिए कि कोई आदिवासी समुदाय, ज्यादातर आदिवासी समुदायों में आप जाएंगे, वहाँ पे बांसवाड़ा के आसपास तो भील है, भीलमीना है। आदिवासियों की कद काठी, क्योंकि उनकी नस्ल भिन्न है, इसलिए सामान्य तौर पर आर्य लोगों से थोड़ी भिन्न होती है। तो उनका सौंदर्य बोध भी शुरू से ऐसा ही है। दुनिया भर के आदिवासी दर्शन में
दुनिया के किसी भी आदिवासी समुदाय के मौखिक साहित्य की परंपरा में आप चले जाइए, वहां पर आपको मिलेगा कि आदिवासी दर्शन के मुताबिक नथिंग इज अगली, कुछ भी भद्दा नहीं है, कुछ भी बदसूरत नहीं है, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल, सब सुंदर है। प्रकृति ने जो कुछ बनाया है वो सब सुंदर है। अब सब सुंदर है तो फिर कोई चीज गंदी कैसे हो सकती है, कोई चीज कुरूप कैसे हो सकती है? तो आदिवासी दर्शन में कुरूपता कोई शब्द ही नहीं है। अब ऐसे में लेकिन अब क्या हुआ है कि आप देखेंगे कि आदिवासी लड़के और लड़कियों की पसंद आप देखिए, उनके सौंदर्य का प्रतिमान बदल गया है। अब उनको गोरे लड़के और गोरी लड़कियां, हष्ट पुष्ट लंबे तगड़े लड़के, गोरी दुबली लड़कियां, वो पसंद आने लगे। वो पसंद कैसे? और फिर उनके सौंदर्य बोध में वो शामिल कर दिया गया है कि ये देखो, कोई हीरोइन को सामने खड़ा कर देंगे और उस हीरोइन को उसके दिमाग में इस ढंग से बैठा दिया गया है कि सुंदर लड़की का मतलब यही है। आप सोचिए कि कितना बड़ा कल्चरल अटैक है कि अपने समुदाय की, अपने जैसी दिखने वाली लड़की उसको पसंद नहीं आ रही, उसको वो लड़की पसंद आ रही है जो जिसका उसके समुदाय से कोई वास्ता नहीं है और जो एक भिन्न कद काठी की लड़की है, जिसका भिन्न एक शारीरिक संरचना है। सौंदर्य बोध पर हमला। फिर जो हमारे मूल्य और विश्वास है उनको आप देखिए, तो उन पर भी जो मूल्य और विश्वास है, अब जैसे आदिवासी तो प्रकृति और पुरखों को सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं। आदिवासी दर्शन के मूल में अगर कोई चीज है तो वो है प्रकृति और पुरखों के प्रति सम्मान भाव। लेकिन क्या अब प्रकृति और पुरखों के प्रति वैसे सम्मान भाव रह गया है? मेरे ख्याल से नहीं रह गया। स्वयं आदिवासियों के अंदर नहीं रह गया है। अब आदिवासी इलाके में आप जाएंगे, कुछ आदिवासियों में अभी जागरूकता है, वो प्रकृति को बचाना चाहते हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी है कि वो अपने खेत में अगर कोई पेड़ हो गया है वो सोचेंगे कि अच्छा इससे फसल खराब हो जाएगी, काट देते हैं। जबकि आदिवासी कभी ऐसा नहीं सोच सकते। आदिवासी जीवन में आप देखेंगे तो वहां पर प्रकृति के प्रति इतना सम्मान भाव है कि अगर वो एक पेड़ काटेंगे तो उसके बदले में 10 पेड़ लगाएंगे। लेकिन अब नहीं दिखाई पड़ता। उनकी आस्थाओं को आप देखें तो आस्थाओं में निश्चित तौर पर कुछ समस्याएं भी रही होंगी। जब मैं परंपरा और संस्कृति की बात कर रहा हूँ तो मैं उसको कोई महिमा मंडित नहीं करना चाहता कि मैं एक आंख मूंद करके कहूँ कि वहां जो कुछ है था वो सब कुछ अच्छा था। आदिवासियों में महिलाओं को डायन बता करके पीटने और मारने की भी परंपरा रही है बहुत सारे समुदायों में। और भी कई बुराइयां रही है। लेकिन जब मैं आदिवासी दर्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं मूलभूत विशेषताओं की बात कर रहा हूँ। जो दुनिया के ज्यादा आदिवासी समुदायों में समान रूप से मिलती है और उसमें वो सामूहिकता, सामाजिकता, सहभागिता, वो उनके दर्शन का मूल है। इसमें एक बाहरी दृष्टि आकर के कैसे बदलाव कर रही है आप ये महसूस कीजिए। मैं आपको एक आदिवासी दर्शन से जुड़ी हुई कथा, एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आदिवासी इलाके में आया, उसमें चूंकि आदिवासी कन्विंस नहीं हो रहे थे, आदिवासी मान नहीं रहे थे कि वहां पर कोई फैक्ट्री लगनी चाहिए, तो एक स्थानीय व्यक्ति को हायर किया उन लोगों ने। भाई आप इनको समझाओ कि इससे विकास होगा, फैक्ट्री लगेगी तो, और यहाँ पर अच्छी सड़कें बनेंगी, सबको अच्छे मकान मिलेंगे, सबके बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे और हमेशा बिजली आएगी, विकास होगा। तो फिर इसी प्रक्रिया में हुआ ये कि भाई चलो ठीक है, हम आपकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, फिर आपका पुनर्वास होगा, आपको ऐसा ही घर फिर से दिया जाएगा, इससे अच्छा घर दिया जाएगा। लोग लाइन में लगे हुए थे तो एक व्यक्ति ने पूछा कि साहब क्या सबका पुनर्वास होगा? कि हाँ बिल्कुल सबका पुनर्वास होगा। सबको घर मिलेगा, सबको बसाया जाएगा? कि हाँ सबको बसाया जाएगा।
तो ठीक है कि हमारे परिवार के लोगों के नाम लिखिए। तो उसने कहा हमारे पास आपका रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है आपका, आपके परिवार के सब सदस्यों की, जरा बताइए तो कि आपके परिवार में 6 लोग हैं, आपके माँ पिता हैं, आप पति पत्नी हैं और आपके 2 बच्चे हैं। कि नहीं, आपका रिकॉर्ड दुरुस्त कीजिए महोदय, ये आपने गलत दर्ज किया हुआ है। हमारे परिवार में कुल 386 लोग हैं। 386? वो कैसे? क्या आप देखिए, एक बार हमारे घर चलिए, ये देखिए हमारा घर है। यहाँ पर जिन लोगों का आपने नाम दर्ज किया वो तो एक कोने में रहते हैं, बाकी यहाँ देखिए ये बरगद का पेड़ है, इसमें 25 गिलहरियां रहती हैं, 20 तोते रहते हैं, 40 चिड़िया रहती हैं, और हमारे ये बैलों को आप गिनिए, गायों को आप गिनिए, भैंसों को गिनिए, बछड़ों को गिनिए, हमारे ये मुर्गा मुर्गी को गिनिए, और आप देखिए, और फिर से आप जोड़ लगा के देखिए कितने लोग हैं। ये है आदिवासी दर्शन। जो एक कल्चरल हमला आदिवासियों के ऊपर हो रहा है, होता है, वो दिखाई नहीं देता। अब एक परिवार की परिभाषा ये हो गई कि भाई हम तो सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी में कि भाई आप आपके ऊपर डिपेंडेंट आपकी पत्नी, आपके बच्चे, और अगर डिपेंडेंट आपके माँ बाप है, कोई है, तो वो आपकी डिपेंडेंट और कोई आपकी फैमिली हुई। उसके बाहर कोई फैमिली नहीं है। परिवार को कैसे सीमित कर दिया गया है। इसी तरह से आपने न्यामगिरी का केस जरूर सुना होगा। न्यामगिरी पहाड़ जो कि उड़ीसा में एक पहाड़ है, वो आपने जरूर सुना होगा। वो वहां पर वेदांता अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता था, और वेदांता ने वहां पर काफी फील्ड वर्क करके और जगह चिन्हित कर ली, सब कुछ कर लिया। तो न्यामगिरी पहाड़ की 12 ग्राम सभा से प्रभावित हो रही थी। 12 गांव के लोग प्रभावित हो रहे थे, उन सबको वहां से हटना था। तो कुछ एनजीओज ने वहां के आदिवासियों की मदद की, ठीक है हम आपकी मदद करेंगे, और मामला स्थानीय अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल किया और कहा कि भाई ये जो 12 ग्राम सभाएं जो कहेंगी वही माना जाए। 12 ग्राम सभाओं ने अलग अलग अपनी मीटिंग की, और उस मीटिंग के बाद में उन्होंने फैसला लिया कि भाई हम उन्होंने जो जवाब सुप्रीम कोर्ट को दिया, जो वेदांता को दिया, वो जवाब था कि न्यामगिरी हमारा पिता है, वर्षों से इसने हमारा पालन पोषण किया है, तो हमको ऐसा कोई विकास नहीं चाहिए जिसके बदले में हमको अपने पिता को खोना पड़े। ये आदिवासी दर्शन है कि वहां पर पहाड़ एक पिता है, नदी एक माँ है। तो मैं नदी एक माँ कह रहा हूं, तो आप कहेंगे हम भी गंगा मैया को मानते हैं, या और किसी नदी का आप नाम ले देंगे। अगर नदियों को आप माँ मानते तो क्या आप अपनी सीवर लाइनें, अपनी फैक्ट्रियों का कचरा, वो सब आप नदियों में डालते? मरे हुए जानवर उसमें आप बहा दे रहे हैं, पूरे शहर का कूड़ा उसमें डाल दे रहे हैं, गंदी से गंदी चीज उसमें आप डाल रहे हैं, नदियों की जो हालत कर दी है। क्या आप अपनी माँ के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं? नहीं करते। फिर आप नदी को माँ कहना बंद कीजिए, क्योंकि माँ को तो हम बहुत सम्मान देते हैं, और माँ की रक्षा कैसे की जाती है वो हम जानते हैं। क्योंकि माँ हमने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, और माँ पे अगर विपत्ति आएगी तो हम कैसे खड़े हो जाएंगे। आदिवासी दर्शन प्रकृति और पुरखों के प्रति एक सम्मान भाव पैदा करता है, उनको सबसे ऊपर रखता है। और फिर उस मूल सवाल पे लौटते हैं कि फिर रास्ता क्या है। क्या ऐसा संभव है कि आदिवासियों को उनके विशेष क्षेत्र और वहां
थी, लेकिन उन्होंने कहा है कि आपको आदिवासियों के बारे में कुछ करना है तो आदिवासियों के लिए आपको हमसे इस एम्बेसी के थ्रू आपको परमिशन लेनी होगी, तभी आप कोई आदिवासियों के बारे में बात कर सकते हैं। वहाँ पे प्रावधान किया गया, मेरे दोस्त लोग रहते हैं ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने बताया कि वहाँ पे प्रावधान किया गया। भारत में तो क्या है कि रिजर्वेशन पर सारी बहस को केंद्रित किया, जब भी कोई SC/ST की बात होती है तो तुरंत रिजर्वेशन पे आकर के मामले को महेंद्र जी जरा ये आवाज में बहुत खड़े हो हो रही है, जाते उसे हैं, बंद खिलाफ खड़े करवाइए। हो जाते हैं। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई म्यूजिक बजा रहा है। माफ कीजिए, खुद को म्यूट कर लीजिए जो लोग जिनके यहाँ से आवाजें आ रही है। तो हम तो भारत में SC/ST की बात को यहाँ तक दलितों आदिवासियों के सवालों को सिर्फ आरक्षण तक सीमित कर देते हैं, आरक्षण से कुछ और आरक्षण में भी कुछ बदलाव नहीं करना चाहते अपनी राय में। जिसने जो सोच रखा है, जो समर्थक है वो समर्थक है, पूरी जिंदगी समर्थक ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं करना चाहते, क्योंकि बदलाव भी संभव है कि भाई चलो ठीक है, ये अच्छी व्यवस्था है, इसमें कमी है नहीं है, लेकिन बस हमने सोच लिया तो सोच लिया। वहाँ के आदिवासियों ने तय कर लिया कि भाई आदिवासियों के लिए जो नीतियां बनेंगी वो आदिवासियों के माध्यम से बनेंगी। आदिवासी इलाकों में आपको हमसे पूछ कर आना हो। आज की तारीख में अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी कोई लोगों के यहाँ जाना चाहे तो वहां पे उनको लोकल काउंसिल से परमिशन लेनी होगी, तभी वो एंटर कर सकते हैं, क्योंकि उन जगहों के वो सबसे पुराने निवासी है, उन जगहों को उन्होंने आबाद किया है और वहां पर अपनी हजारों पीढ़ियां, उनकी हजारों पीढ़ियों ने वहां पर अपना जीवन बिताया है। इसलिए आदिवासी खुद को स्वाभाविक रूप से जंगलों का संरक्षक कहते हैं, केयर टेकर, संरक्षक। भाई हम जंगलों को बचाते हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम बचाते रहेंगे, लेकिन ये जंगल हमारे हैं। अब किसी को ये लग सकता है कि फिर ऐसे कैसे होगा, आदिवासी ऐसे तो पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। जब आप उनको आत्मनिर्णय का अधिकार देंगे तो उसका तात्पर्य नहीं कि वो लोग पढ़ेंगे नहीं, वहां पे स्कूल कॉलेज नहीं, वहां पे स्कूल कॉलेज होंगे, लेकिन करिकुलम कैसा होगा ये आदिवासी खुद तय करें। अब भारत में करिकुलम कौन तय करता है? NCERT ने बना दिया और पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया। NCERT में पाठ्यक्रम लिखने वाले 50% लोग तो कभी आदिवासी इलाकों में गए नहीं होंगे, उन्होंने देखा ही नहीं होगा कोई इलाका, वो आदिवासियों के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। अब एक आदिवासी बच्चे से आप ये अपेक्षा करते हैं कि उसको ये पता होना चाहिए कुतुब मीनार कहाँ पर है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है या बंबई में हो, वो क्या फर्क पड़ता है? आदिवासी बच्चे के ज्ञान की परीक्षा आप इससे करते हैं कि जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम के बारे में आपको उसके पास कितनी सूचनाएं हैं। किसी बच्चे से आप ये नहीं पूछते कि ये किस पेड़ का पत्ता है, इस पेड़ से क्या क्या औषधियां बनती हैं। ये जब बारिश जब बाढ़ आने की आशंका होती है, अतिवृष्टि होने की आशंका होती है, तो मौसम कैसा होता है, क्या कौन कौन से संकेत होते हैं, कौन से पेड़ से क्या फल मिलते हैं, उसके तने से क्या मिलता है, ये आप आदिवासी बच्चों से नहीं पूछते। आप उनसे ये जानना चाहते हैं ये महापुरुष के पिता का नाम क्या था। अब महापुरुषों में आपने अब उस पढ़ाई से एक आदिवासी बच्चा कैसे एसोसिएट कर पाएगा जिसमें उनके बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया, कुछ दर्ज ही नहीं किया गया। अब कुछ लोग इसमें कहेंगे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, फिर दर्ज क्या करें। मैं कहूंगा कि ये बात सच नहीं है। अभी ओलंपिक खेल खत्म हुए हैं कल। ओलंपिक से जुड़ा हुआ बड़ा दिलचस्प वाकया है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए फिर से साझा कर रहा हूं। ओलंपिक में भारत ने पहली बार 7 मेडल जीते हैं। गोल्ड की तो संभावना आखिर तक लग रहा था गोल्ड मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल गया। और पहली बार 7 मेडल जीते हैं तो हर कोई जो चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा, उसके परिवार के बारे में, उसके बचपन के बारे में, उससे पहले हॉकी टीम जीती, हॉकी खिलाड़ियों के बारे में, क्योंकि हॉकी टीम को
41 साल बाद कांस्य पदक मिला, कोई पदक मिला, और जबकि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। और फिर उससे पहले जो सिल्वर मेडल मिला मीराबाई चानू, उनके बारे में बस हमारे पत्रकार रिपोर्टरों की यहीं तक पहुंच है, इससे आगे वो कुछ जानना चाहते नहीं, पढ़ना चाहते नहीं। किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि भारत को पहला गोल्ड मेडल कब मिला या भारत को पहला मेडल कब मिला और वो किसने दिलाया। ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इतिहास में, जब इतिहास में आदिवासी बच्चे एसोसिएट नहीं कर पाते क्योंकि उनके बारे में कुछ दर्ज नहीं है, वो उनके लिए रट्टा मारने की चीज है कि रटना है, परीक्षा में लिखना है। अब लेकिन आप ओलंपिक की बात करूं तो ओलंपिक के इतिहास में आप जाएंगे और इसकी पड़ताल करेंगे, गूगल कर लीजिएगा, जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ सब वेरीफाई करने के लिए गूगल कर लीजिएगा, सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेल हुए, एम्स्टर्डम में भारत ने कई खेलों में अपने खिलाड़ियों को भेजा, ब्रिटिश इंडिया ने, अपने में से भारत था लेकिन था भारत। भारत ने अपनी हॉकी टीम भी भेजी, ऐसी हॉकी टीम जिसको कोई अंतर्राष्ट्रीय खेलों का खास तजुर्बा नहीं था। उसमें आधे सदस्य ब्रिटिश मूल के थे, आधे भारतीय मूल के थे। 13 सदस्य बंबई बंदरगाह से रवाना हुए और स्थिति ये थी कि उनको सी ऑफ करने के लिए, उनको विदा करने के लिए कुल 3 लोग आए। ओलंपिक जा रही है टीम खेलने के लिए और बंदरगाह पे तो कोई रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है कि भाई, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं थे, और कि भाई जो देश के प्रबुद्ध लोग हैं वो वहां जा ही नहीं सकते। एक भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष, दूसरे उपाध्यक्ष और तीसरा एक पत्रकार, वो 3 लोग पहुंचे और वो टीम पहले लंदन पहुंची। वहां पर लंदन में उन दिनों जयपाल सिंह पढ़ाई कर रहे थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद उनका इंडियन सिविल सर्विसेज में ICS में सिलेक्शन हो चुका। जयपाल सिंह मुंडा जो खूंटी के रहने वाले थे, खूंटी झारखंड का एक जिला है, वहां पे एक ईसाई मिशनरी उनको बचपन में उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के अपने साथ इंग्लैंड लेकर चले और वहां पर उन्होंने ऑक्सफोर्ड में वो पढ़े और ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हुए हॉकी के खिलाड़ी के रूप में मशहूर हुए, अच्छी हॉकी खेलने लगे। हॉकी की पत्रिकाओं में उनके कॉलम छपने लगे, कवर पेज पे उनका फोटो छपने लगा। इस बात को देखते हुए उस वक्त जो टीम बनी थी, उन्होंने सबने तय किया कि जयपाल सिंह को हम टीम का कप्तान बना। आप सोचिए, एक आदिवासी जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहा था, भारत का आदिवासी, उसको भारत की हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया और उनके नेतृत्व में 20 दिन तक भारत ने लंदन में प्रैक्टिस की। वो उस प्रैक्टिस के दौरान ही एक दिन इंग्लैंड की टीम जो हॉकी खेलने, जो ओलंपिक खेलने के लिए जाने वाली थी, इंग्लैंड की हॉकी टीम, उसके साथ भारत की उस टीम का मैच रख दिया गया, एक सद्भावना मैच। भारत ने वो मैच 4-0 से 4-0 से जीत लिया। रिचर्ड एलन उस वक्त भारत के गोलकीपर थे। रिचर्ड एलन के बारे में कहा जाता है कि वो एक अभेद्य दीवार थे और वो लंबे समय से भारत में रहते थे, भारत में पैदा हुए, भारत में उनका निधन हुआ। ब्रिटिश मूल के जरूर थे लेकिन भारतीय थे। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मेजर ध्यानचंद भी उस टीम में थे, लेकिन उस टीम की कप्तानी कर रहे थे जयपाल सिंह, और जयपाल सिंह की टीम ने 1928 के ओलंपिक में, उससे पहले भारत के पास कोई पदक नहीं, 1928 के ओलंपिक में ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि टीम न केवल अजेय रही बल्कि भारत ने अपने खिलाफ एक भी गोल नहीं होने दिया। भारत ने हर मैच में विजय प्राप्त की। मैं आपको बताऊं, भारत का पहला मैच 17 मई 1928 को ऑस्ट्रिया के खिलाफ, जो भारत 6-0 से जीता। 18 मई 1928 को बेल्जियम के खिलाफ 9-0 से जीता। 22 मई 1928 को स्विट्जरलैंड 20 मई 1928 को डेनमार्क के खिलाफ 5-0 से जीता। 22 मई 1928 को स्विट्जरलैंड के खिलाफ 6-0 से जीता और 26 मई 1928 को नीदरलैंड यानी जो
फर्स्ट कंट्री था, मेजबान देश था, उसके खिलाफ भारत 3-0 से जीता, 3-0। आप इसके बाद भी आप कहें कि आदिवासियों का तो कोई इतिहास ही नहीं है। वो जयपाल सिंह जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने के लिए, हॉकी खेलने के लिए इंडियन सिविल सर्विसेज भी छोड़ दिया। जब वो वहां से लौट करके आए तो उनसे जहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, उन्होंने कहा कि आपको तो इस साल की ट्रेनिंग फिर से पूरी करनी पड़ेगी क्योंकि आप बीच में गायब थे। तो उन्होंने कहा मैं अपने देश के लिए खेलने गया था, कि जो भी हो आपको ट्रेनिंग फिर से करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा अपना आईसीएस आप संभालो, मुझे नहीं करना। वापस आए वो, उन्होंने आदिवासियों के बीच में काम करना शुरू किया और भारत की संविधान सभा के सदस्य बने और 3 बार सांसद भी रहे जब देश आजाद हो गया। क्या उन जयपाल सिंह को हम इस योग्य नहीं मानते कि उनको इतिहास में जगह दी जानी चाहिए, उनके बारे में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए? ये मैं इसलिए कह रहा हूं, और ऐसे और व्यक्तित्व आपको मिल जाएंगे। जब देश की आजादी की लड़ाई की हम बात करते हैं, आजादी की लड़ाई को हम 1857 से शुरू करते। अब 1857 से आदिवासी कैसे एसोसिएट करें? 1857 के बारे में आप गहराई से पढ़िए और उसके बाद में 1855 के संथाल उनके बारे में पढ़िए। संथाल रिवोल्ट, संथाल हूल। आप सोचिए कि उस वक्त 1855 में सिर्फ इस बात के लिए कि लगान की दरें अत्यधिक थी। छोटा नागपुर इलाका आजकल जहां पर है,
और ट्राइबल स्टडी की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। निश्चित रूप से आदिवासियों का जो मुद्दा है, चाहे बात दर्शन की हो चाहे संस्कृति की हो, एक विविध आयामों वाला विषय है और आपने जिस बखूबी से सभी आयामों को केंद्रित करके हमारे समक्ष जो संभाषण किया, उसके लिए निश्चित रूप से मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। क्योंकि आज का दिवस आपके लिए बहुत ही व्यस्ततम दिवस होता है, मुझे आभास है इस बात का कि इसके बाद भी आपके कई प्रोग्राम होंगे, लेकिन आपने हमारे लिए समय में कटौती ना करते हुए जो समय निकाला, उसके लिए पुनः विशेष रूप से मैं महाविद्यालय की प्राचार्य और पूरी हमारी टीम और इस महाविद्यालय की सभी फैकल्टी